तो आज बायो एनर्जेटिक्स में हम अपना दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे एनर्जी पाथवे हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी एटीपी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टोटल 4 पाथवे होते हैं जिनके थ्रू बॉडी हमारी जो है वो एटीपी बनाती है। ठीक है, जो पहला पाथवे है वो है आपका एटीपी एटीपी पीसी सिस्टम, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पाथवे है वो हमारा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। तीसरा जो पाथवे है वो है हमारा ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइसिस। और जो चौथा पाथवे है वो है हमारा ऑक्सीडेटिव फ्री फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, या फिर ऑक्सीडेटिव फैट मेटाबॉलिज्म हम बोल सकते हैं। ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म लिख लो यहाँ पे चाहो तो। फैट मेटाबॉलिज्म, इसको बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। जिस टाइम पे हम ये पढ़ेंगे तब देखेंगे कि और किस किस नाम से इन्हें जाना जाता है और इसके अंदर कैसी कौन कौन सी साइकिल्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑथर्स में अगर आप डिफरेंट ऑथर्स के बुक उठाओगे तो बेसिकली कहीं कहीं आपको 3 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 4 देखने को मिलेगा। तो होता यह है, जहां पर आपको 3 देखने को मिलता है वहां पे ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। और ये जो दोनों होते हैं एटीपी और ग्लाइकोलाइसिस, ये दोनों होते हैं आपके एनारोबिक। एनारोबिक। और ये जो होता है ये आपका होता है एरोबिक। ग्लाइकोलाइसिस और फैट मेटाबॉलिज्म, जिसे बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके टोटल 4 पाथवे हैं एनर्जी के। इसमें से आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एटीपी पीसी सिस्टम। देखेंगे कि एटीपी पीसी सिस्टम किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उसके साथ साथ कितनी इसकी कैपेसिटी होती है, कितना इसका अमाउंट होता है जो वो एटीपी प्रोड्यूस हमें करवाता है। हमारी बॉडी जो एटीपी बनाती है वो इस सिस्टम के थ्रू कितने बना सकती है, कितनी देर तक बना सकती है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं एटीपी पीसी सिस्टम से। तो एटीपी एक्चुअली है क्या? एटीपी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एटीपी की बात करूं तो ये एनर्जी का एक फॉर्म है। हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज करती है वो एटीपी के फॉर्म में ही करती है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हमारा जो एटीपी होता है, हमारा जो एटीपी होता है ये 2 चीजों से बेसिकली मिलके बनता है। एक एडिनिन और दूसरा एटीपी नहीं, स्पेशली अगर मैं एटीपी में एडिनोसिन की बात करूं तो एटीपी में अगर मैं एडिनोसिन की बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये हमारा 2 चीजों से मिलके बनता है। 2 चीजों से मिलके बनता है, एक होता है एडिनिन और दूसरा होता है राइबोस। राइबोस और एडिनिन से मिलके हमारा क्या बनता है? एडिनोसिन। और उसके बाद जो ट्राइफॉस्फेट जो हम देखते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं। फॉस्फेट होते हैं, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया है इसका मैंने। तो ये बेसिकली क्या है? ये है हमारा एडिनोसिन और ये हमारे 3 फॉस्फेट जो कि इनऑर्गेनिक है। कुछ इस तरीके से एटीपी का जो शेप होता है वो देखने को मिलता है, एक मतलब बनाया है मैंने ऐसा। ठीक है, तो एटीपी जो होता है वो एडिनोसिन और 3 फॉस्फेट से मिलके बनते हैं, इसलिए इनको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। ये हाई एनर्जी प्रोड्यूस कराने वाले एक फॉस्फोजन सिस्टम की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर मैं इसको तोड़ूं तो मुझे
ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी जिससे मैं कोई भी एक्टिविटी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एटीपी को तोड़ूं और यहां से तोड़ने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैं एटीपी को तोड़ूंगा तो यहां से टूटने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो लगभग लगभग 30.6 किलो जूल के आसपास होगी। तो यानी कि अगर आप एक बॉन्ड तोड़ते हो, फॉस्फोजन का अगर आप एक बॉन्ड तोड़ते हो तो उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं एटीपेज, जिसे हम बोलते हैं एटीपेज। एटीपेज। ये जो एज शब्द है ना, एज जो आपका सफिक्स है, अगर कहीं भी दिखा तो इसका मतलब समझ जाना कि आप वो एंजाइम की बात कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एटीपेज एक्टिविटी एक्ट करता है, और वो क्या करता है, इस बॉन्ड को, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये जो स्ट्रॉन्ग फॉस्फोजन बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को वो तोड़ता है, और जब ये टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी से आप एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। जब ये टूटता है जब ये टूटता है, टूटने से पहले ये किस फॉर्म में होता है, टूटने से पहले ये एटीपी के फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही ये टूटेगा तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी के फॉर्म में। और डी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट अलग हो गया और कितना बचा, दो फॉस्फेट बचे, तो टोटल क्या कहलाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब आपके पास दो एडीपी बचेंगे तो हमें दोबारा से एनर्जी चाहिए होगी। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी कि दोबारा एनर्जी के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, एटीपी की जरूरत है। तो उस कंडीशन में कौन सी ऐसी चीज है जो दोबारा इस बॉन्ड को बनाने में, यानी कि ये जो फॉस्फेट यूज हो गया, मान के चलो ये टूटा और ये फॉस्फेट यूज हो गया, हट गया, अब दोबारा से इस फॉस्फेट, यहां पर एक और फॉस्फेट लाना है ताकि फिर से ये एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें एक फॉस्फेट चाहिए होगा, तो वो फॉस्फेट कहां से आएगा, अब उसकी हम बात करते हैं। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्रेटीन फॉस्फेट क्रेटीन फॉस्फेट। ठीक है। क्रेटीन फॉस्फेट क्या है, एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। किसकी तरह, सबस्ट्रेट की तरह। क्रेटीन फॉस्फेट जो काम करता है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। किसके लिए, इसके लिए। याद करो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट की तरह, सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करे, यानी कि यहाँ पे कोई एंजाइम एक्ट करेगा, इस सबस्ट्रेट के ऊपर कोई एंजाइम एक्ट करेगा और वो किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, इसको, सबस्ट्रेट को, प्रोडक्ट में। और वो प्रोडक्ट फिर आगे जाके यूज होगा। ठीक है। तो ये जो होता है क्रेटीन फॉस्फेट, ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। किसके लिए, एटीपी के लिए, एडीपी के लिए, एडीपी के लिए। क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो। ये क्रेटीन फॉस्फेट जैसे ही यहाँ पे एडीपी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, ध्यान से सुनो, जैसे ही एडीपी का कंसंट्रेशन जो होगा इंक्रीज होने लगेगा, यहां पर एक एंजाइम काम करता है जिसे हम बोलते हैं क्रेटीन काइनेज। क्रेटीन काइनेज क्रेटीन काइनेज एक एंजाइम होता है जो इस बॉन्ड को, इस फॉस्फोजन बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद यहां से भी क्या निकलता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जो कि बाद में यूज होती है। तो जब क्रेटीन काइनेज ब्रेक होगा, यहां से भी एनर्जी निकलेगी, यहां से भी एनर्जी रिलीज होगी, और रिलीज होने के बाद वो भी हम भी यूज करेंगे। उसके साथ साथ ये जो फॉस्फेट होता है, ये जाके कहाँ जुड़ता है, ये जाके जुड़ता है इस जगह पे। ये फॉस्फेट जो टूटता है वो फिर से कहाँ जुड़ता है, जाके इस जगह पे। और इस जगह पे जब जो फिर से जुड़ेगा तो यहाँ पे फिर से एक बॉन्ड बना देगा, फिर से एक बॉन्ड बना देगा। और उस कंडीशन में जब ये एडीपी था, थोड़ी देर पहले जो एडीपी था,
एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्रेटीन से निकल के दोबारा से एडीपी में जाके जुड़ गया और फिर उसने क्या बना दिया आपका एटीपी। एटीपी तो ये जो क्रेटीन फॉस्फेट था वो सबस्ट्रेट की तरह काम किया, इसका जो प्रोडक्ट निकला वो दोबारा से कहां चला गया, इस जगह पे, और फिर से ये क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, फिर बॉन्ड टूटेगा, फिर यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटने के बाद फॉस्फोजन अलग हो जाएगा, फॉस्फेट अलग हो जाएगा, और फॉस्फेट अलग होने के बाद फिर क्रेटीन का बॉन्ड टूटेगा और यहां से फॉस्फेट अलग होने के बाद यहां पर आके वो अटैच हो जाएगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है ताकि हमारी बॉडी में एटीपी की कमी ना हो, ताकि हमारी बॉडी में एटीपी की कमी ना हो। यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दो टर्मिनोलॉजी होती हैं जिसको समझना जरूरी है, दो टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना जरूरी है। एक होता है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एक होता है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। ध्यान से सुनो, जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां से एनर्जी रिलीज होगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फोजन बॉन्ड, पूरा नाम यूज कर सकते हैं। बट ये प्रोसेस होती है, ब्रेकडाउन की प्रोसेस जो होती है, इस एनर्जी के बॉन्ड के ब्रेकडाउन की प्रोसेस, इस एनर्जी बॉन्ड की ब्रेकडाउन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। और इसी एनर्जी के बॉन्ड को बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड के, इसी बॉन्ड को बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। यानी कि ये जो काम हो रहा है यहां से जाके यहां पे जो जुड़ रहा है वो बेसिकली कौन सी प्रोसेस है, फॉस्फोराइलेशन। और यहां पे जो टूटने की प्रोसेस थी, यहां पे जो टूटने की प्रोसेस थी वो क्या थी, वो थी आपकी हाइड्रोलाइसिस। तो ये दो टर्म क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक चीज समझ में आई इसके अंदर। अब बात करते हैं कि कितनी देर तक हम इससे एनर्जी ले सकते हैं और बेसिकली किन कंडीशंस में इस एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, किस एक्टिविटी के अंदर इस एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो याद करो, स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी कि जब हम एनारोबिक एक्टिविटी करते हैं तब इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। एनारोबिक से मतलब ये होता है ऐसा एनर्जी सिस्टम जहां पे O2 का इस्तेमाल ना हो, O2 एब्सेंस हो, O2 का कोई यूज ना हो, ऑक्सीजन का कोई यूज ना हो, उसको हम ऐसे एनर्जी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक सिस्टम। ठीक, तो ये क्या है, ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीज समझते हैं, यहां से एक चीज समझना भी बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बोली थी कि क्रेटीन काइनेज तब एक्ट करेगा जब बॉडी में एडीपी की मात्रा ज्यादा होगी, एडीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उस कंडीशन में क्रेटीन काइनेज जो होगा वो एक्टिविटी करेगा। सबसे पहली क्लास में हमने बात करी थी कि एंजाइम जो होता है उसका एक साइट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। और इस एलोस्टेरिक साइट में, इस एलोस्टेरिक साइट में कोई भी दो सब्सटेंस जाते हैं, कोई भी दो सब्सटेंस जाते हैं। एक होता है स्टिमुलेटर, एक होता है स्टिमुलेटर, एक होता है इनहिबिटर। यानी कि एक स्टिमुलेट करेगा और एक इनहिबिट करेगा। इस एंजाइम पे भी कुछ ऐसा ही काम होता है। ध्यान से सुनना, जब बॉडी में एडीपी की मात्रा बढ़ेगी, जब बॉडी में एडीपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो इस एंजाइम के ऊपर, इस एंजाइम के ऊपर किस तरह का एक्ट करेगा, वो एक स्टिमुलेटरी एक्ट करेगा। एलोस्टेरिक साइट पे जाके एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की तरह काम करेगा या स्टिमुलेटर की तरह काम करेगा। अगर बॉडी में एटीपी का कंसंट्रेशन हाई है,
अगर बॉडी में एटीपी का कंसंट्रेशन हाई है, उस कंडीशन में ये एंजाइम जो होगा वो क्या होगा, इनिबिट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए एक एलोस्टेरिक इनिबिटर की तरह काम करता है। इसका रोल क्या है, कैसे, क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा ये है, आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो दूसरे एनर्जी सिस्टम है वो भी एटीपी बनाते हैं। अगर उनके एटीपी बनाने से बॉडी में एटीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो एंजाइम होगा ये कैसा हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और उसका रीजन क्या है कि दूसरे एनर्जी सिस्टम जो है वो अपना काम कर रहे हैं, एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पे ये समझना जरूरी था कि ये एंजाइम कब काम करता है, और ये एंजाइम तब काम करता है जब बॉडी में एडीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, एडीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ठीक है, तो यहां पर एक चीज, ये चीज समझ में आई होगी कि एटीपी और एडीपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, किसके लिए, इस एंजाइम को काम करने के लिए। इस एंजाइम के काम करने के लिए एडीपी और एटीपी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इस बॉन्ड को तोड़ता है, हम देख चुके हैं। इसीलिए इसीलिए इस एंजाइम के लिए एक नाम यूज होता है, और वो नाम है रेट लिमिटिंग फैक्टर। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, रेट लिमिटिंग फैक्टर। क्रेटीन काइनेज एक एक रेट लिमिटिंग फैक्टर है, किसके लिए, इसके ब्रेकडाउन के लिए, या फिर एटीपी पीसी सिस्टम के लिए। सबसे बेस्ट तरीके से समझाने का यही रहेगा कि क्रेटीन काइनेज एटीपी पीसी सिस्टम के लिए एक कैसा फैक्टर है, रेट लिमिटिंग फैक्टर। यानी कि इसकी एक्टिविटी पर डिपेंड होता है कि एटीपी पीसी सिस्टम कितनी अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर ये चाहे तो उस एक्टिविटी को रोक भी सकता है, ये चाहे तो एक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है, और ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसके और इसके कंसंट्रेशन। इसलिए इसको एक रेट लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। आने वाले ग्लाइकोलाइसिस में भी आपको कुछ ऐसे ही एंजाइम देखने को मिलेंगे जो कि एक रेट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एक ग्राफ है जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि बॉडी में एटीपी का कंसंट्रेशन और बॉडी में क्रेटीन फॉस्फेट का कंसंट्रेशन कितना रहता है, और कितने समय तक हम इससे एनर्जी ले सकते हैं, कितने समय तक इससे हम एनर्जी ले सकते हैं। इस ग्राफ को समझने से पहले कुछ दो तीन बातें हैं जो समझना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके स्टोरेज की, एटीपी पीसी के स्टोरेज की बात करूं, तो दो बुक में अलग अलग डेटा दिया हुआ है। जो पहला डेटा है जहां से मैंने निकाला है, उस बुक का नाम है फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग फॉर हाई परफॉर्मेंस, और वो जो उसके जो ऑथर है वो है डंकन मैकडूगल। तो उस बुक में अगर मैं बात करूं कि जो डेटा दिया हुआ है इसके कंसंट्रेशन का, एटीपी पीसी के कंसंट्रेशन का, तो एटीपी पीसी का जो कंसंट्रेशन है उस बुक के अकॉर्डिंग वो कहता है कि 20 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट आपके पास एटीपी का कंसंट्रेशन होता है, एटीपी का कंसंट्रेशन होता है। 20 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट के बेसिस पे आपका एटीपी का कंसंट्रेशन होता है। ठीक, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये एनर्जी, इतना अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम इससे 1 से 2 सेकंड तक एनर्जी ले सकते हैं, उसके बाद एटीपी जो होगा वो कम होने लगेगा। और जब ऐसा होने लगेगा, एटीपी कम होने लगेगा, तो कौन सी ऐसी चीज है जो एटीपी के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, वो हम आगे देखेंगे। एक बुक में जो डेटा दिया हुआ है, जो दूसरे बुक में डेटा दिया हुआ है, इसको मैं यही लिख रहने देता हूं। जो दूसरे बुक में डेटा दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, और वो जो बुक है वो है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, और उसके ऑथर हैं विलियम मैककार्डल। मेरे ख्याल से विलियम मैककार्डल की बुक है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, न्यूट्रिशन एंड एनर्जी करके है समथिंग।
ठीक है, विलियम मैककॉर्डल की एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें जो डेटा दिया हुआ है कि कितना कंसंट्रेटेड ये हमारे बॉडी में रहता है, तो एटीपी का कंसंट्रेशन, एटीपी का जो कंसंट्रेशन होता है उस बुक के अकॉर्डिंग वो रहता है कितना, यहां पे लिख देता हूं, 3 मिलीमोल से लेके 8 मिलीमोल पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यहां पे लिखता हूं पर केजी बॉडी वेट। ये एटीपी का कंसंट्रेशन है। और पीसीआर का जो कंसंट्रेशन है, यानी फॉस्फोक्रेटिन का जो कंसंट्रेशन है, क्रेटिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रेटिन दोनों तरीके से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉस्फोक्रेटिन का जो कंसंट्रेशन है वो रहता है 4 to 5 टाइम्स ऑफ 4 to 5 टाइम्स ऑफ एटीपी, यानी कि जितना कंसंट्रेशन इसका है उसका 4 से 5 गुना कंसंट्रेशन किसका होता है, पीसीआर का हमारी बॉडी में होता है। इसी के साथ साथ एक डेटा उसमें यह भी दिया है, उसी बुक का ये डेटा है, उसमें बोला गया है कि अगर किसी का मसल मास, ठीक है ध्यान रखना, नहीं नहीं फैट मास, ना ही दूसरी चीज है, मसल मास यानी कि स्केलेटल मसल की बात की गई है। अगर उसका मसल मास, किसी का मसल मास 30 केजी के आसपास है, किसी का मसल मास 30 केजी के आसपास है, तो उसके अंदर, उसके बॉडी में जो कंसंट्रेशन होगा एटीपी पीसी कंबाइंड का, वो लगभग लगभग 560 मिलीमोल से लेके 690 मिलीमोल तक रहता है। रेस्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी पीसी हमारा कितना रहता है, 560 मिलीमोल से लेके 690 मिलीमोल तक। कितना, 30 केजी मसल मास। इसका मतलब ये हुआ, देखो आपको ये पता होना चाहिए, है ना, कि हमारी जो स्केलेटल मसल होती है ना, वो बॉडी का 40% बॉडी वेट कैरी करती है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरा 100 केजी वेट है, 100 केजी वेट है, तो उसमें से जो 40 केजी वेट होगा वो किसका होगा, वो स्केलेटल मसल का होगा। तो 30 केजी मसल मास की बात की जा रही है, तो 30 केजी मसल मास की अगर मैं बात करूं, तो अगर उसके अंदर जो रेस्टिंग कंसंट्रेशन होगा एटीपी पीसी का, वो कितना होगा, 560 मिलीमोल से लेके 690 मिलीमोल तक। फिजिकल एजुकेशन के नेट जेआरएफ में एक क्वेश्चन आया था, नेट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, उसमें यही पूछा गया था कि रेस्टिंग जो कंसंट्रेशन होता है, रेस्टिंग कंसंट्रेशन जो होता है किसका, एटीपी पीसी सिस्टम का, एटीपी पीसी का हमारी बॉडी के अंदर, तो वो कितना रहता है। तो उसका आंसर एक्चुअली में यही दिया हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज बुक के बेसिस पे नहीं थी, बट जो उसका आंसर था वो यही दिया हुआ था कि इतना रहता है लगभग लगभग। तो ये 3 डेटा हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, और इन केस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं डेटा से पूछा जाएगा। उसमें भी जो सबसे लेटेस्ट डेटा है वो यही वाला है, क्योंकि जो बुक फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग फॉर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस जो है, वो बुक बहुत लेटेस्ट बुक है इसके कंपैरिजन में। तो एक्यूरेट डेटा लगभग लगभग ये ज्यादा ठीक है, बट ये गलत नहीं है उस बुक के अकॉर्डिंग। तो ये डेटा जो दिखाया मैंने वो बुक का था। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि एटीपी पीसी का कंसंट्रेशन कितना होता है और कितनी देर तक ये हमें एनर्जी दे सकता है, और एक बार ये खत्म हो जाए तो कितनी देर बाद हम दोबारा इसको रीगेन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस ग्राफ की, तो ये ग्राफ ये समझा रहा है कि आपका एटीपी जो है, एटीपी पीसी सिस्टम है, वो कितनी देर तक एटीपी के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता रहेगा, कितनी देर तक एटीपी आपका बनाएगा, कौन, फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम। ठीक, तो देखो अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका जो दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड 4 सेकंड लेके 16 सेकंड तक, और यहां पे जो दिया हुआ है वो मिलीमोल है कंसंट्रेशन पर केजी ड्राई वेट के हिसाब से। और ये जो लाइन है, ये लाइन है आपकी किसकी, ये लाइन है आपकी एटीपी की, और ये लाइन है आपकी फॉस्फोक्रेटिन की या क्रेटिन फॉस्फेट। तो ध्यान से देखो, अगर मैं स्टार्टिंग करूं इसकी, यानी कि मैंने कोई एक्टिविटी करी। अच्छा, सबसे पहले तो इसको समझने से एक चीज पहले और समझते हैं
कि बेसिकली एटीपी पीसी सिस्टम कौन सी एक्टिविटी में ऐसे काम करता है, सबसे ज्यादा काम कौन सी एक्टिविटी में करता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बहुत एक्सप्लोसिव है, बहुत बैलिस्टिक है, सिंपल वर्ड का अगर इस्तेमाल करूं तो कोई भी जंपिंग एक्टिविटी हो, 100 मीटर स्प्रिंट हो, या फिर कोई थ्रोइंग एक्टिविटी हो, या फिर स्पाइकिंग हो वॉलीबॉल में, ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जो होती है उसे हम एक्सप्लोसिव के अंदर काउंट करते हैं। और एक्सप्लोसिव एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करूं, जहां पे आपकी इंटेंसिटी 100% होती है, जहां पे आप एफर्ट 100% लगाते हैं और वहां पे मूवमेंट भी बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट 100% इंटेंसिटी के साथ अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो बेसिकली एक्सप्लोसिव के अंदर आता है। बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन था ये। अगर मैं वैसी ही एक्टिविटी की बात करूं तो जो हमारा एटीपी होता है, एटीपी पीसी सिस्टम मिलके कंबाइंड कब तक एनर्जी दे सकते हैं, तो देखते हैं। शुरुआत में एटीपी जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन अभी भी मेंटेन रहता है। ध्यान से देखना, हमने देखा था कि एटीपी पीसी सिस्टम जो है, एटीपी जो है हमारी बॉडी में कितनी देर तक एनर्जी दे सकता है, 1 से 2 सेकंड तक। तो 1 से 2 सेकंड तक हमें एनर्जी कौन दे रहा है, एटीपी। उस कंडीशन में पीसीआर जो है, पीसीआर जो है बहुत थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, यानी कि इसने अभी इसको देना चालू नहीं किया है, फॉस्फेट इसको देना चालू नहीं किया है अभी, कहां पर, 2 सेकंड तक। ठीक, और देना भी चालू किया तो बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल है, जरा सा है। ठीक, 2 सेकंड के बाद देखोगे कि ये सीधे सीधे नीचे आता जा रहा है, लीनियर फॉर्म में ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और एटीपी जो है वो मेंटेन्ड है। इसका मतलब ये है कि क्रेटिन फॉस्फेट कंटिन्यूअस टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। और फिर यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन के बाद ये फिर से हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और फिर से ये क्या कर रहा है, फॉस्फेट दे रहा है, और यहाँ पे फिर से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। और यहाँ पे जो फॉस्फेट दिए जा रहा है वो कौन दे रहा है, वही एक, यही क्रेटिन फॉस्फेट जो है या फॉस्फोक्रेटिन जो है, यही अपना एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर क्या कर रहा है, दान कर रहा है। और इस वजह से इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूअस मेंटेन है। और क्रेटिन फॉस्फेट का या फॉस्फेट फॉस्फोक्रेटिन का जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूअस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। कहां तक गिरेगा, तो देखो लगभग लगभग ये जो इसकी वैल्यू है वो 14 से 16 के बीच में रहती है। 14 से 16 सेकंड तक हमारा जो एटीपी पीसी सिस्टम है वो पूरी तरीके से काम करता है, उसके बाद ये एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद ये एनर्जी नहीं दे पाता। और फिर हम अपने दूसरे पाथ में जाते हैं जो कि है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि है ग्लाइकोलाइसिस। तो एटीपी पीसी जो हमें एनर्जी दे सकता है, इसकी जो रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होती है ना, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन की, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन की, रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन या एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है बाकी सारे पाथवे से अगर कंपेयर किया जाए। बट इसकी कैपेसिटी जो होती है वो लो होती है। एक बार जब पूरा आपका पाथवे खत्म हो जाएगा, चारों पाथवे मैं जैसे ही खत्म कर दूंगा, उसके बाद एक ऐसी लिस्ट लेकर आऊंगा, उसमें पूरा डेटा दिया होगा कि किसकी रेट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन हाई होती है और किसकी रेट कैपेसिटी ऑफ एटीपी प्रोडक्शन हाई होती है। उसका एक अलग से डेटा मैं दूं, बट फिलहाल हम ये देखते हैं। तो 1 से 2 सेकंड तक एटीपी एनर्जी दे रही है, फिर एटीपी क्या होने लगा है, कम हो रहा है, लेकिन होने नहीं दे रहा है कौन, क्रेटिन फॉस्फेट। क्यों, क्योंकि यहां से कंटिन्यूस टूटता जा रहा है। और ये कब तक हो रहा है, ये लगभग लगभग 14 से 16 सेकंड तक के बीच में ये चीज चल रही है। इससे समझ में ये आता है कि हम कोई भी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी कर सकते हैं तो मात्र कितनी देर तक कर सकते हैं, 14 से 16 सेकंड तक। कहीं किसी दूसरे बुक को आप उठाएंगे, किसी दूसरे ऑथर्स को उठाएंगे, तो वहां पे कहीं वैल्यू दी होगी 14 से 12 से 14 सेकेंड,
ये 10 से 14 सेकेंड। बट ऑलमोस्ट जो प्रॉपर जो डेटा है वो फ्लक्चुएट करता है कहाँ पे, 16 से 12 के बीच में। 16 से 12 के बीच में, डिपेंड ऑन द पर्सन, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, कि उसके बॉडी में कंसंट्रेशन कितना है उस एटीपी पीसी सिस्टम का। तो अगर मैं बुक के डेटा की बात करूं तो 14 से 16 सेकंड तक हम इस एनर्जी सिस्टम से एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सप्लोसिव वर्कआउट कर सकते हैं। तो इससे एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 100 मीटर की स्प्रिंट लगा रहा है, अगर कोई व्यक्ति 100 मीटर की स्प्रिंट लगा रहा है और ऑन एन एवरेज 13 सेकंड या 14 सेकंड में हम 100 मीटर कवर कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा जो एनर्जी दे रहा होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आ रही होगी, वो कहां से आ रही होगी, एटीपी पीसी सिस्टम से। या फिर हम कोई जंप कर रहे हैं, यहां से हाई जंप किया या फिर लॉन्ग जंप किया, तो उस कंडीशन में हाई जंप लॉन्ग जंप में कितना समय लगता है, मुश्किल से एक सेकंड भी नहीं लगते। और इन केस अगर मैं वही हाई जंप कंटिन्यूअस 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड तक कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में मेरी एनर्जी कहां से आ रही होगी, एटीपी पीसी सिस्टम के थ्रू। तो ऐसा ट्रेनिंग रेजिमेंट बनाया जाए जहां पर अगर आपको कभी भी एक्सप्लोसिव वर्कआउट कराना हो कहीं भी, तो कितनी देर तक कराना है और किस एनर्जी मेटाबॉलिज्म, किस पाथवे का इस्तेमाल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इससे वो चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर हमें कोई एक्सप्लोसिव एक्टिविटी कराना है तो उसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इससे हमें एक चीज आइडिया हो जाता है कि उस एक्सप्लोसिव एक्टिविटी के लिए जो हमें ड्यूरेशन डिसाइड करना है वो 16 सेकंड से कम होना चाहिए। तब जाके हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो इफेक्टिव होगा। अगर इन केस हम एक्सप्लोसिव वर्कआउट करना चाह रहे हैं और 30 सेकंड 40 सेकंड तक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस एनर्जी सिस्टम को उतनी अच्छी तरीके से हम क्या यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और उसका इफेक्ट इतना अच्छा भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे ये चीज समझ में आती है। आते हैं नीचे। अब बात होती है कि मान के चलिए 16 सेकंड पूरे हो गए और 16 सेकंड में हमने क्या किया, देखा कि एटीपी पीसी सिस्टम जो है वो एग्जॉस्ट हो गया है लगभग लगभग। एक बार जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो वो दोबारा से रीगेन होने में कितना समय लेगा। तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ समझा रहा है कि फॉस्फोक्रेटिन का जो रीगेन है वो कितनी देर में होगा, और रीगेन कितना होना है, 100%। अगर फॉस्फोक्रेटिन का 100% रीगेन करना है, हमारी बॉडी को फिर से रिस्टोर करना है, फिर से हमें फॉस्फोक्रेटिन को रिस्टोर करना है, तो उस कंडीशन में हमें कितनी देर तक रेस्ट करना होगा जिससे कि हमारा फिर से 100% रीगेन हो जाए। तो यहां पर ये जो वैल्यू दी है ये परसेंटेज है, परसेंटेज कंसंट्रेशन है किसका, फॉस्फोक्रेटिन का, इस जगह पे। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये टाइमिंग है, और टाइमिंग किसमें दी है, मिनट्स में, मिनट्स में। एक्स एक्सिस में मिनट्स है, वाई एक्सिस में हमारा परसेंटेज ऑफ क्रेटिन फॉस्फेट है। ये जो रीजन दिखा रहा है, यहां से यहां तक का जो रीजन है ये वाला, ये रीजन दिखा रहा है कि यहां पर आपने कोई एक्सप्लोसिव वर्कआउट किया। उस एक्सप्लोसिव वर्कआउट करने के बाद क्या देखा आपने कि मान के चलो 15 सेकंड तक हमने कोई वर्कआउट किया, तो जो फॉस्फोक्रेटिन का जो कंसंट्रेशन है वो 100 से कहां आ गया, 0 के आसपास, नियर अबाउट 0। अब यहां पे हमने क्या किया, 0 से हमने रेस्ट लेना स्टार्ट किया। ये हमारा रेस्ट की टाइमिंग है, कितनी देर हम रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि कितनी देर के रेस्ट में हमारा कंसंट्रेशन फिर से 100% की तरफ आ रहा है। तो देखो, अगर मैं बात करूं पहले बाउट की, यानी कि फर्स्ट सेट करने के बाद, फर्स्ट सेट किया मैंने 15 सेकंड का, 15 सेकंड का फर्स्ट सेट किया, उसके बाद रेस्ट लिया, और रेस्ट लेने के बाद मैंने कितनी देर तक रेस्ट लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो जो फर्स्ट बाउट होगा, ध्यान सुनना, अगर फर्स्ट बाउट होगा यानी कि फर्स्ट सेट के बाद अगर मैं रेस्ट ले रहा हूं, तो ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, ये ब्लू लाइन दिखा रहा है क्या, ये ब्लू लाइन दिखा रहा है कि फर्स्ट सेट कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट सेट के बाद ये क्या है, ये रिकवरी पीरियड है, तो इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट सेट ऑफ रिकवरी पीरियड, फर्स्ट सेट ऑफ रिकवरी पीरियड, ठीक। तो फर्स्ट जो रेस्ट होगा उस रेस्टिंग ड्यूरेशन के अंदर जो हमारा 100% कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, तो नियर अबाउट अगर मैं लेके चलूं तो ये कहीं ना कहीं 3 से
5 मिनट के अंदर के आसपास होगा। ये वेरी कर रहा है, वेरी करता है डेटा, मतलब वैल्यू वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। 3 से 5 मिनट के अंदर बीच में आपका जो क्रेटिन फॉस्फेट का कंसंट्रेशन है वो फिर से आप रिगेन कर लेंगे। कितना? नियर अबाउट 100%। 3 से 5 मिनट के अंदर। कब? जब फर्स्ट रेस्ट पीरियड होगा तब, किसी सेट के बाद जब आप पहला रेस्ट पीरियड लोगे तब तब आप दोबारा से जो रीगेन करोगे क्रेटिन फॉस्फेट को या फॉस्फोक्रेटिन को, तो वो इस समय के अंदर करोगे, 3 से 5 मिनट के अंदर। जब दोबारा सेट लगाओगे और उसके बाद फिर से रेस्ट करोगे और फिर से फिर से सेट करोगे, फिर से रेस्ट करोगे, तो मल्टीपल बाउट्स के बाद, मल्टीपल सेट्स के बाद इसकी जो टाइमिंग होती है वो लगभग लगभग 7 मिनट तक पहुंच जाती है। यानी कि उसके बाद आपको 60 मिनट का कम से कम रेस्ट लेना पड़ेगा। इससे कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि एक बार फॉस्फोक्रेटिन का कंसंट्रेशन खत्म हो जाए, खत्म इन द सेंस कि 0 के पास आ जाए, उसके बाद अगर दोबारा से मुझे 100% लेना है तो मुझे कहीं ना कहीं 3 से 5 मिनट के बीच में रेस्ट करना होगा। 3 से 5 मिनट के बीच में फर्स्ट सेट के बाद। और उसके बाद जब मैं फिर से एक्टिविटी करूंगा तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं 5 मिनट से लगभग लगभग थोड़ा ऊपर, और ऐसे करते करते हर सेट में मुझे अपनी टाइमिंग बढ़ानी होगी रेस्ट की, अगर मुझे इसके कंसंट्रेशन को मैच करना है 100 के पास। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इसकी इंपॉर्टेंस होती है उन गेम्स में जो कि एक्सप्लोसिव डोमिनेटिंग होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मान के चलो हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, ऐसे जो एक्टिविटी होते हैं, ऐसी जो एक्टिविटी होती हैं, या फिर 100 मीटर रेस होगी, अगर इन एक्टिविटी के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे हर सेट के अंदर अपना 100% देना है, तो हर सेट के बीच में जो ब्रेक की टाइमिंग होनी चाहिए वो लगभग लगभग इसके बेसिस पे होनी चाहिए, तभी आप अपना 100% दे पाएंगे। जो एक्सप्लोसिव एक्टिविटी करेंगे उसमें जो अपना 100% देंगे वो तभी दे पाएंगे जब उस हर सेट के बीच में लगभग लगभग इतना रेस्ट करेंगे तब। अगर आपका टारगेट 100% एफर्ट डालना है तो, अगर एंड्योरेंस है तो बात अलग है, एंड्योरेंस की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। इन केस हमें हर अटेम्प्ट में पहले से और ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके लिए हमें हर सेट में अपना 100% एफर्ट देना होगा। कभी कभी हमारे साथ होता है ना, हम 100 मीटर रेस लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हर सेट में हमारी टाइमिंग जो हो, जिस पहले फर्स्ट रेस में जो हमारी टाइमिंग थी, हम कोशिश करते हैं सेकंड रेस में उससे अच्छी हो। मेथड होते हैं कई सारे, हर कोच अपने हिसाब से वो चीज क्या कहते हैं यूटिलाइज करता है, उस मेथड को अप्लाई करता है। पर अगर उस मेथड में ऑब्जेक्टिव आपका एम ये है कि हर एफर्ट में मुझे अपनी टाइमिंग को और अच्छा बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में आपको हर सेट के बाद इतना रेस्ट लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू रिसर्च। क्योंकि वो बुक बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग फॉर हाई परफॉर्मेंस जो बुक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है और बहुत अच्छी बुक है। उसमें बेसिकली जितने भी रिसर्च हुए हैं उन रिसर्च पेपर्स का वो पूरा एक डेटा दे रखा है उसके अंदर। तो उसके हिसाब से अगर देखें, उसके हिसाब से देखें तो ये टाइमिंग काफी फिट बैठती है किसी भी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी के लिए। अगर आपको मेथड डिसाइड करना है, उसके अंदर ड्यूरेशन डिसाइड करना है कि कितनी देर तक हमें वो कराना है, उसके बीच में रेस्ट कितना होना चाहिए, अगर वो हमारे, अगर उस चीज को हमें सेट करना है तो इसका हेल्प हम ले सकते हैं और ये काफी इफेक्टिव रहेगा। तो ये टॉपिक था हमारा किसका? ये टॉपिक था हमारा फॉस्फोक्रेटिन का, पहला जो हमारा एनर्जी सिस्टम था। इसके बाद जो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। ओके।